स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्दी इंडिया में। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों के आजकल के दिनचर्या को लेकर जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है वो है अपच की, यानी कि गैस की परेशानी। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही हम जानेंगे कि आखिर इस गैस की परेशानी से कैसे निजात मिल सकती है। देखिए रिपोर्ट। तो देखिए, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पेट में बनने वाले गैस के बारे में। पेट में गैस की समस्या को हम एसिडिटी भी कहते हैं। आज के दौर में ये बहुत आम समस्या है और इसकी सबसे बड़ी वजह है खराब खान पान और हमारा खराब लाइफस्टाइल। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा। आप भी हमारे इन मंच पे अपने सवाल पूछ सकते हैं और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का हम जवाब दे सकें। हमारे फोन लाइंस खुले हुए हैं, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। बदलते लाइफस्टाइल की वजह से पेट या आंतों में बनने वाली गैस और पेट फूलने की समस्या बेहद सामान्य है। आजकल एसिडिटी से अधिक उम्र के साथ ही कम उम्र के लोग भी परेशान हैं। गैस डाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान अपने आप ही निर्मित होती है। पेट में जरूरत से ज्यादा गैस कई दफा हवा निकलने की वजह से भी होती है। इसके अलावा बिना पचे ही खाद्य पदार्थों का निकलना, लैक्टोज ना पचा पाना और कुछ खाद्य पदार्थों का अनुचित अवशोषण भी इसके मुख्य कारणों में से एक है। इसके लक्षणों की बात करें तो लगातार डकार आना, पेट फूलना, पेट में दर्द की शिकायत होना, शरीर के दूसरे हिस्से में तेज दर्द होना, बेचैनी होना शामिल है। अत्यधिक गैस निकलना कोई आपात स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे गंभीर लक्षण हैं जिन्हें आप नजरअंदाज ना करें बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे कि स्टमक क्रैम्प, दस्त, कब्ज, मल में खून आना, बुखार, उल्टी और मतली, पेट के दाएं हिस्से में दर्द होना। देखिए, कई दफा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपका पेट पचा नहीं पाता और गैस पैदा करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी एक आहार से किसी एक व्यक्ति को समस्या होती हो, दूसरे को भी इनसे गैस की समस्या पैदा हो। फिर भी सामान्य रूप से गैस का कारण बनने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में आपको बता रहे हैं, जैसे कि राजमा छोले, चने उड़द की दालें, फूल गोभी, फ्राइड फूड, मैदा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इसके अलावा भी पेट में गैस बनने की कुछ खास वजह है, जैसे अगर आप शराब का अत्यधिक सेवन करते हो तो आपको गैस की समस्या हो सकती है। स्मोक ज्यादा करते हो, जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हो, तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ बेसिक चेंजेस करके आप गैस की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि अगर ये समस्या ज्यादा हो तो आपको किसी चिकित्सक से सलाह जरूर लेनी चाहिए। न्यूज़ इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। चलिए, तो हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी तरह की एसिडिटी, गैस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे फ़ोन लाइन पे कॉल करके अपने जो सवाल है वो डॉक्टर से पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके हर सवाल का जवाब हम दे पाए। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट कुछ ही देर में जो हैं वो जुड़ेंगे और गैस की परेशानी को लेकर, इस समस्या को लेकर चर्चा करेंगे। चले, तो हमारे साथ डॉक्टर तरुण चौहान हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर असित अरोड़ा हैं, डायरेक्टर ऑफ GIHPB, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज चौधरी, MBBS MS हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर निशांत नागपाल, एसोसिएट डायरेक्टर हैं,
और रविंद्र वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर डायरेक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे और रविंद्र जी आपकी तरफ ही रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैस से रिलेटेड जो समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं, जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती हैं, उसको लेकर है। ऐसे में सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, इससे कैसे खुद को क्योर किया जा सकता है, कैसे इसे शुरू होने से पहले रोका जा सकता है? शायद सर अनम्यूट नहीं है, एक बार आप अनम्यूट करेंगे प्लीज। अनम्यूट है। हाँ बोलिए सर, अब आ रही आवाज। मैं कह रहा हूँ शुरुआत में पहले ही गैस की प्रॉब्लम ना बने उससे पहले इसके निवारण का एकमात्र उपाय है नियमित और हेल्दी डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। दिस इज द की टू हैव अ हेल्दी लाइफ, जिससे गैस की प्रॉब्लम ना हो। आज की तारीख में हर चीज में इतने ज्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, खाने में इतने ज्यादा विकार है, और विद द डेवलपमेंट ये जो फास्ट फूड की जो चेन है इन सब में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसका एकमात्र तरीका है कि हम हेल्दी डाइट लें, हेल्दी एंड रेगुलर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। दैट इज द की टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिससे हमारे पेट में इस तरह की प्रॉब्लम कम से कम बन पाए। ठीक है, निशांत जी का भी रुख कर लेते हैं। निशांत जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए गैस की प्रॉब्लम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो वो दर्द, वो पेन हम इंटरनली खुद फील कर पाते हैं जब कई बार हम कुछ भी अटपटा खा लेते हैं। ऐसे में आखिर गैस की परेशानी ये कैसे होती है और इसे होने के दौरान जो परेशानी झेली जाती है उसे कैसे क्योर किया जा सकता है? निशांत जी। चलिए ठीक है, नीरज जी का रुख कर लेते हैं। नीरज जी, जो सवाल था मेरा कि गैस को लेकर जो हमें तकलीफ, जो परेशानी झेलनी पड़ती है, आखिर गैस होने का कारण क्या हो सकता है और इसे कैसे क्योर किया जाए? क्योंकि कई बार जो चीज़ें हम खाते हैं हमें खुद मालूम नहीं होता कि ये चीज़ हमें हार्म कर देगी। देखिए जो गैस की बीमारी है, ये गैस हर आदमी को नॉर्मल भी बनती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि गैस बनना बहुत गलत है। गैस एक नॉर्मल फिनोमिनन है। जैसे भी हम खाना खाते हैं नॉर्मल, अगर हम ना खाना खाएं तो भी हमारे पेट में 200 ग्राम के आसपास गैस मिलेगी आपको अंदर, और अगर हम खाना खाने के बाद उसको मेजर करें तो वो 500 के आसपास हो जाती है, क्योंकि खाने में जो डाइजेशन में फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया का, और जो हम स्वेलो करते हैं एयर, उसकी वजह से गैस बढ़ जाती है। तो गैस नॉर्मल भी होती है लोगों में, लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जैसे इन्फेक्शंस, जिसमें बैक्टीरिया ज़्यादा काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा गैस बनती है। सेकंड, कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं जैसे राजमा, छोले, पत्ता गोभी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे गैस ज़्यादा बनती है। तो इन सब चीज़, और बाहर का फास्ट फूड खाना, ऑयली फूड खाना, इससे गैस बनना बहुत कॉमन है। तीसरा, उन लोगों में ज़्यादा गैस बनती है जिनमें मोटापा ज़्यादा है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते, और कुछ कारण ऐसे भी हैं जिसमें स्ट्रेस और एंजाइटी का रोल होता है, और उसके कारण भी लोगों को लगता है कि उनको ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, ज़्यादा गैस पास हो रही है, जिसको फ्लैटुलेंस कहते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिनकी वजह से गैस बनती है। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जैसे कि गैस ना बनना, गैस पास ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कभी कभी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। अच्छा, ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है? अगर गैस ना पास हो रहा हो किसी पेशेंट को तो वो बहुत खतरनाक होता है। ज़्यादा गैस बनना अलग चीज़ होती है, और गैस बिल्कुल पास ना होना वो यूजुअली इंडिकेट करता है कि बिल्कुल रुकावट है कहीं ना कहीं सिस्टम में। अच्छा, असित जी आपकी ओर रुख करना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, देखिए जैसा कि जिक्र किया गया कि गैस अगर पास होने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। आखिर क्या वो कंडीशन, ये सिचुएशंस होते हैं जब लोगों की बॉडी से ये गैस पास नहीं हो पाता और आखिरकार ऑपरेशन जैसे सिचुएशंस बन सकते हैं, और कितने % चांसेस इसके होते हैं? देखिए, गैस पास नहीं होने का मतलब ये है कि आपका जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जिसमें छोटी आंत है या बड़ी आंत है,
उसमें कहीं ना कहीं कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, देयर इज अ ब्लॉकेज। तो वो ब्लॉकेज होने के बहुत से कारण होते हैं, दैट कैन बी वेरी ट्रिवियल टू वेरी सीरियस, जैसे कि कैंसर। अगर आपको बड़ी आंत का कैंसर है या छोटी आंत का कैंसर है तो उससे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सिंपल चीजें हैं, जैसे अगर आपका कभी भी कोई पेट में ऑपरेशन हुआ है तो उसके कारण से पेट में एडेशंस बन जाते हैं, आंतें आपस में चिपक जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं एडिसिव ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसके कारण में कभी आंत में पास होना, गैस पास होना में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं, कई बार जैसे वर्म्स का इन्फेस्टेशन होता है, जैसे एस्केरियासिस है, या कई बार स्टोन्स इम्पैक्ट हो जाते हैं, गॉलब्लैडर के साथ स्टोन्स निकले और वो इम्पैक्ट हो गए। अदर रेयर कंडीशंस लाइक इंटरसेप्शन, या कई बार आंतों में आपस में उलझन आ जाती है, जिसे हम वॉल्वुलस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि गैस ना पास होने की स्थिति बन सकती है। इनमें से बहुत से कंडीशंस में हमें ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अगर कैंसर है, या आपको वॉल्वुलस हो गया है, या कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जो मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो इन सब केसेस में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कंजर्वेटिवली या मेडिकली ट्रीट की जा सकती हैं, जैसे कि अगर आंतें आपस में चिपक गई हैं, आपको पुराने ऑपरेशन के कारण से आपस में कुछ उलझन हो गई आंतों में, तो उस केसेस में हम यूजुअली ऑपरेशन नहीं करते हैं, कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं और मरीज ठीक भी हो जाते हैं। सो ऐसी किसी भी स्थिति में most important is you should consult an expert medical practitioner जो आपकी चीजों को assess करेगा, scans करेंगे, CT scans होंगे, and they will take a final call कि आपको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ओके, तरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण जी, ये हमें कब समझना चाहिए कि ये चीज़, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डेली रूटीन में, डेली लाइफस्टाइल में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खाते हैं, इनटेक करते हैं, चाहे वो कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो। ऐसे में ये हमें कैसे समझ आएगा अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी कि क्या चीज़ अगर हम खाते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हमें हो सकती है, और अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो कई बार होता है लोग खुद को कंट्रोल करते हैं मेडिसिन इनटेक से, दवाइयाँ नहीं लेना पसंद करते हैं। तो ऐसे में उस कंडीशन में आखिर क्या किया जा सकता है तरुण जी? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये ऐसी स्थिति बन गई है आजकल की, 20 साल के बच्चों को ये दिक्कतें होने लगी हैं आजकल, और अभी से अगर हम उनकी मेडिसिन शुरू करेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग ये दवाइयां खाएंगे। ये कौन सी चीज किस व्यक्ति को कितना नुकसान करेगी, ये बड़ा इंडिविजुअल एक वो होता है, बट मोस्टली जो चीजें नुकसान करती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फैट, कोई लोग एग्स नहीं टॉलरेट करते हैं, कई बार कुछ लोगों को राइस के ऊपर व्हीट की प्रेफरेंस होती है, कई बीन्स वाली चीजें जैसे राजमा, छोले, आपने सही बिल्कुल पॉइंट आउट किया। जो एक बहुत कॉमन धारणा है कि नींबू फायदा देगा, नींबू और नाशपाती जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये कई बार नुकसान के सोर्स माने गए हैं। चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सभी चीजें इस तरह की चीजें हैं जो इन सब लक्षणों को बहुत ही ज्यादा बढ़ाती है। तो डाइट में जो पेशेंट चेंज कर सकता है वो ये सब चीजों को हटा सकता है। और सबसे जरूरी चीज, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी एवरी डे, और रात में समय से खाना, और रात में खाने के बाद आधा से पौना घंटा वॉक। ओके, रविंद्र जी, तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आई थिंक जीआरडी की इनिशियल प्रॉब्लम में शुरुआती करने चाहिए। अगर इसके बावजूद लक्षण कंट्रोल नहीं हो तो पेशेंट को दवाई की तरफ सोचना चाहिए। अच्छा रविंद्र जी, हम जिक्र कर रहे थे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा फैटी है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उसके अंदर गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे में कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि कोई बहुत स्लिम भी है, थिन भी है, अगर डेली रूटीन भी अच्छा है, बावजूद इसके हायर लेवल की एसिडिटी प्रॉब्लम उन्हें झेलनी पड़ती है। ये किस कंडीशन में होता है, और क्या इसके लिए कोई एट द टाइम, इफ़ वी डोंट हैव इनो या फिर कोई ऐसी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि उसे एट द टाइम क्योर किया जा सके, तो क्या इसके लिए कोई ऐसा उपाय जो देसी हो, घरेलू हो? मैडम, आमतौर पे पतले लोगों में प्रॉब्लम होती है जब या तो स्ट्रेस इंड्यूस होता है, either they are too stressed that can also lead to acidity, or there is a disease which because of the gluten sensitive होते हैं जो लोग, जिनको एक पर्टिकुलर टाइप के खाने से, ऐसे लोग आमतौर पे बहुत पतले दुबले होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर खाने से सेंसिटिविटी होती है, उस खाने की वजह से उनको ज्यादा गैस सेंसिटिव होती है। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्रोनिक बीमारी है, जैसे फीवर है, बिकॉज ऑफ
या टाइफाइड है, उसमें भी ऐसे गैस कंपेंशन एसिडिटी और पेट की बीमारी बन सकती है। अगर छोटी मोटी गैस की प्रॉब्लम है, उसका इलाज जैसे घर में आमतौर पे हाइजीन या पेंटोफी का इससे हो सकता है, नहीं तो पुराने जमाने में हींग नाभि के आसपास लगा दिया जाता था, इससे काफी आराम मिलता था। और इसके अलावा योगा में है, उस पर अगर बैठेंगे तो गैस अगर पास नहीं तो एक बार पास हो जाती है। आमतौर पे यही व्यायाम जो हल्की फुल्की गैस के लिए, तो अगर आपको नहीं हो रहा है इन सब घरेलू उपायों और छोटे मोटे मतलब बहुत प्रोलॉन्ग चलती है प्रॉब्लम, यू मस्ट कंसल्ट द फिजिशियन सर्जन फॉर रिगार्डिंग, डॉक्टर से आपको मिलनी चाहिए रिगार्डिंग। ठीक है, डॉक्टर निशांत नागपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या हमेशा जंक फूड खाना ही या फिर बाहर की अनहेल्दी चीज़ें खाना ही आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कर सकता है एज कंपेयर टू अगर हम होममेड फूड इनटेक करें तो? थैंक यू मैम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडेज डेट। इसके बारे में मेरा कमेंट ये रहेगा कि मैम जो हम जंक फूड जिसको कहते हैं, तो नाम पे ही जंक लिखा हुआ है, सो दैट फूड इज एक्चुअली विच कंटेन्स लॉट ऑफ, जिसके अंदर घी तेल ज़्यादा है, क्रीम ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है। अगर हम अपने पेट की खाने की और खाने को डाइजेशन की प्रक्रिया को जाने, तो जैसा कि टीवी पे ग्राफिक्स के साथ भी आया कि यह हमारी खाने की पाइप, यह पेट और आगे छोटी आंत है। अब खाना जो हमने खाया सीधा खाते ही पेट में पहुंच जाता है, यहाँ से तो सेकंड्स में। अब पेट में जाने के बाद उससे बाहर वो तब निकलता है जब वह 1 से 2 मिलीमीटर का बना दिया जाए। तो पेट में जाने के बाद उसमें होता क्या है, पेट में जाने के बाद उस पर एसिड लगता है, पेट का मरोड़ आता है और यह फूड ये मिल के एक पेट को स्लरी की तरह बनाता है, बिल्कुल पतला छोटा करता है। तब जाके यह खाना हमारे पेट से निकलकर आगे छोटी आंत तक जाता है। उस छोटी आंत में जाके खाने में से डाइजेशन होती है। जो हम जंक फूड की बात कर रहे हैं, अगर हम जंक फूड ले रहे हैं तो वो यूजुअली वो फूड है जिसमें चीज़ है, जिसमें फैट है, जिसमें क्रीम्स हैं, जिसमें फ्राइड है, या आप जो मंगा रहे हैं अपनी चीज़ें खा रहे हैं, या मैदा है जिसमें हम गेहूं की जगह ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो जब इन चीज़ों को लेंगे तो उस चीज़ का पेट से बाहर निकलने का समय ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसको छोटा करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हमारे पेट को साधारणतः जो घर का खाना होता है उसको खाना हम 2 से ढाई घंटे में डाइजेस्ट कर लेते हैं, परंतु इस खाने को ख़त्म करते करते हमारे पेट को डाइजेस्ट करते करते 4.5 से 5 घंटे लगते हैं। तो जितनी देर ये पेट में पड़ा रहेगा उतनी देर यहाँ पे एसिड बनता रहेगा, उतनी देर यहाँ मरोड़ आता रहेगा, तो जिसको एसिड की तकलीफ है उसको एसिड लगता रहेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे कॉलर है विनोद जी, वो भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और गैस बनती है, तो पूरे शरीर में अंदर ही अंदर दर्द होता है और जो लेटरिन आती है वो बिल्कुल चिकनी आ जाती है, पोट से चिपक जाती है। तो जवाब दें आप। हाँ विनोद जी नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत बोल रहा हूँ। देखिए, आपके इस बात का जवाब देने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप जो बता रहे हैं कि आपको खाने के बाद गैस बनती है और लेटरिन चिकनी आती है, अब ये बहुत समझने की बात है। हम जो खाना खाते हैं हमारी आंत ने उस खाने को हजम कर लेना है और उसको बिल्कुल डाइजेस्टेड फॉर्म में बन के वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकालना है। साधारणतः हमारे खाने में चिकनापन नहीं होना चाहिए लेटरिन में। अब अगर लेटरिन में चिकनापन आ रहा है इसका मतलब हमारा खाना हजम नहीं हो रहा। इस स्थिति को हम माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो आपको केवल एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होने का डर है, कि शक है कि इसमें माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो। भले वो पैनक्रियाटिक जूस नहीं आ रहा, भले वो गैस्ट्रिक जूस नहीं आ रहा, आपका खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो यह चिकनी लेटरिन, हमारा घी तेल जो हमारी बॉडी में खाने में है वो हजम नहीं हुआ है और लेटरिन में इसी तरीके से निकल रहा है। इस तरीके की लेटरिन की खासियत होती है कि ये लेटरिन हमारे पॉट के साइड्स पे चिपकती है और जब हम इसको फ्लश करने की कोशिश करें तो यह फ्लश नहीं होती है, क्योंकि घी तेल पानी पे तैरता है, हमें जोर लगाना पड़ता है इसको फ्लश करने के लिए। तो आपके केस में मेरा एडवाइस ये है, यह नॉर्मल साधारण एसिडिटी नहीं है जिसको आप खाने पीने से बदल लेंगे या कुछ कर लेंगे। आपको अपनी आगे की जांचें करवानी चाहिए। और जो आप बॉडी पेन्स की बात कर रहे हो वो भी आपके बाकी विटामिन कम आएंगे, विटामिन डी,
B12, विटामिन ई या अन्य पदार्थ जो विटामिन की कमी होगी, इसकी वजह से आपको पूरे शरीर में भी दर्दें चल रही हैं। यानी कह सकते हैं प्रमोद जी, आपको अभी अपना टेस्ट कराने की जरूरत है और टेस्ट के बाद ही क्लियर होगा, और जैसा भी मेडिसिन आपको गाइड किया जाए खाने के लिए, वो मेडिसिन आप लेकर ठीक हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, एसिडिटी को लेकर अगर आपको भी गैस से संबंधित अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो आपके हर सवाल का जवाब आज आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है। तो एक बार फिर से चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मदन भी, हमारे जो दर्शक है वो जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है, किस तरह की दिक्कत हो रही है। पूछिए मदन, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम एक्चुअली 2 महीने से मेरी मिसेज का पेट फूल जाता है। मैंने 10-15 डॉक्टर को चेक करवाया, जो जांचें करवानी थी करवा दी। अब क्या होता है, डेली गैस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है और ये दिक्कत आ रही है। नीरज जी, चाहूंगी आप जवाब दें प्लीज। देखिए जी, जो गैस आप बता रहे हैं कि पेट फूल जाता है, वो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो किस कारण से फूलता है। उसमें खाने से पहले, खाने के बिना भी फूलता है या खाने के बाद ज़्यादा फूलता है, जिसे कहते हैं हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लोटिंग और हैवीनेस। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी एंडोस्कोपी होना बहुत ज़रूरी है अगर ये बहुत लंबे समय से चल रहा है तो। और अल्ट्रासाउंड करके भी कुछ चीज़ें देखनी होती है, जिसमें कभी कभी गॉल स्टोन्स और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर इनसे भी क्लियर नहीं होता तो देयर इज़ अ रोल ऑफ अदर इन्वेस्टिगेशंस इन द फॉर्म ऑफ कोलोनोस्कोपी ऑल्सो। आपको ये देखना पड़ेगा कि नीचे किस हिस्से में प्रॉब्लम है, तो हमें जांच करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर उसी हिसाब से जांच का कि में जो आता है उसका इलाज हो सकता है। क्योंकि एंडोस्कोपी में बहुत बार आपको कुछ ऐसे कीटाणु मिलेंगे जिसमें पूरा एंटीबायोटिक कोर्स करके आप पूरा ठीक हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में गॉल स्टोन्स जैसी प्रॉब्लम आती है तो सर्जरी से पूरा इलाज किया जा सकता है। तो इसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है अगर आप सही दिशा में और सही डॉक्टर से मिलें तो। ठीक है, अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आप भी पूछिए, आपका क्या सवाल है? मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है और मेरे को थोड़ी इंडाइजेशन और थोड़ा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है और गैस की प्रॉब्लम भी रहती है। चाहूंगी डॉक्टर असित जी, आप इसका जवाब दें। देखिए, जिन पेशेंट्स की गॉल ब्लैडर की सर्जरीज होती है, आमतौर पे उनको कभी कभी हम बोलते हैं पोस्ट पॉलीसिस्टेक्टमी सिंड्रोम की समस्या रह सकती है, जिसमें स्टूल फॉर्मेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लूज स्टूल्स होते हैं, थोड़ी सी हैवीनेस और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। बट ये यूजुअली इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। तो हमें ये देखना जरूरी है कि कहीं और कोई कोएग्जिस्टिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या ये ओबीस है, इनको डायबिटीज तो नहीं है, इनकी ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। जो अभी तक सब पैनल ऑफ स्पेशलिस्ट ने आपको बोला कि मोस्ट ऑफ ये जो सिम्टम्स होते हैं ये आपकी लाइफस्टाइल से लिंक्ड होते हैं। अब आपने एक ऑर्गन बॉडी से निकाला है तो वो ट्रिगर फैक्टर जरूर हो सकता है इन चीजों को आगे वर्सन करने के लिए। बट इवेंचुअली आप एक बार अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराएं, आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, अपना लिवर प्रोफाइल्स कराएं। अगर वो सब ठीक है तो इवेंचुअली आपको आपकी लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। ईट हेल्दी, बी फिजिकली एक्टिव, स्लीप वेल। Eventually 90% of problems are linked to these 3 things in your body. ठीक है, डॉक्टर तरुण से सवाल लेना चाहूंगी। तरुण जी, देखिए, जब हम बात करते हैं हेल्दी फूड की या बात करते हैं एसिडिटी की, इट्स वेरी हार्ड कि अगर आप फैमिली से दूर रह रहे हैं, परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं, तो आई गेस 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो बाहर के खाने को प्रेफर करते हैं। ऐसे में अगर वो बाहर का खाना खाते हैं तो हाउ वुड दे नो कि क्या चीज़ें उन्हें खानी चाहिए, एसिडिटी भी ना हो, पेट भी भर जाए और साथ ही किसी तरह की कोई परेशानी भी ना हो? किन चीज़ों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए? पहला सवाल मेरा ये रहेगा। दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे कि कौन सी वो जनरल मेडिसिन एसिडिटी की हो सकती है जिसे हमें अपने घर में 24 घंटे रखना चाहिए? तरुण जी। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस पे पैनल में पहले भी डिस्कशन हुआ। जैसे हमारे पेट की ना एक क्षमता होती है खाने को आगे पहुंचाने की। जिस खाने में चिकनाई ज्यादा होगी, फैट ज्यादा होगा, वो ज्यादा समय लेगा आगे जाने के लिए। वो ज्यादा देर आपके पेट में रुकेगा और वो ज्यादा आपको तकलीफ पैदा कर सकता है। अगर आप रात में उसको लेट खाते हैं तो रात भर परेशानी आपको रह सकती है। इस बात में पैनल में पहले डिस्कशन हो चुका है। तो चिकनाई वाली चीजें, मिठाई वाली चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीजें,
ये ऐसी चीजें हैं जो पेट से आगे जाने में ज्यादा समय लेती है। तो अगर अच्छा आप तरुण लगातार जी, इस माफ परेशानी से कीजिएगा, जूझ बीच में रहे हैं, आपको रोकना चाह रही हूँ। हमारे एक और दर्शक हैं आकाश, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अगर उनका सवाल है तो मैं चाहूंगी तरुण जी आप उनका जवाब दें। बोलिए आकाश, क्या सवाल है? हेलो, मेरे को एक तो बहुत दिनों से गैस है पेट में और एसिडिटी का प्रॉब्लम है। तो मैंने कुछ दिन पहले अल्ट्रासोनोग्राफी किया था, तो उसमें थोड़ा ग्रेड 1 आया था पेट लीवर। लीवर में फैट है और थोड़ा ट्राइकोलोजी है, जो हार्ट में जो होता है ना चर्बी, वो सब कुछ है। और थोड़ा अभी तो क्या हुआ कि अभी तो मैं गैस की गोली खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी गैस बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मतलब मैं तो वेजिटेरियन ही लेता हूँ ज्यादा, हाँ वेजिटेरियन ही मैं लेता हूँ। और दूसरा बात क्या है कि देखिए थोड़ा पीठ में हमारा कभी कभी जैसे मतलब वो सेंसलेस जैसा होता है पीठ में, कभी पैरों में भी ऐसा होता है कैसे। मैंने आज गया था डॉक्टर के पास, तो उन्होंने एक जांच करने के लिए बोला था, ब्लड को विटामिन डी। तो अभी तक मैंने किया नहीं, तो मैं थोड़ा डॉक्टर के साथ में इसके बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। ठीक है, बताइए तरुण जी। देखिए जहां तक ग्रेड 1 फैटी लिवर का सवाल है, वो यूजुअली इस तरह के सिम्टम्स पैदा नहीं करता है। पेट में सुस्ती होना, शरीर में थकान रहना, ये कमजोरी होना, लिवर का जब आपको लक्षण आएंगे तब तक बहुत वो बड़े गंभीर लक्षण होते हैं। थोड़ा थोड़ा गैस बनना, बैक कमर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, फैटी लिवर की वजह से संबंधित नहीं है। जहां तक ये इस तरह की परेशानियों के सवाल है, ये मोस्टली जीवन शैली की, हमारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है, बीएमआई 28 के ऊपर है, अगर आप एक्टिविटी आपकी उतनी ज्यादा नहीं है, अगर आप ब्रिस्क वॉक नहीं करते हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं, अगर आप रात को लेट खाना खाते हैं, खाना खा के फौरन सो जाते हैं, तो खाना ऑब्वियसली स्लो डाइजेस्ट होगा। तो शुरुआत में हम, जैसे मैंने पहले भी बोला, शुरुआत में हम हमेशा बोलते हैं अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली चेंज कीजिए। तो जैसा मुझे, अगर ऐसा कोई भी करेक्टेबल फैक्टर है, जैसे अगर इनको डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, थायराइड की कोई इशू है, अगर बॉडी वेट ज्यादा है इनका, अगर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो पहले इन चीजों पे ध्यान दें। अगर इससे भी नहीं होता है तो उनको कोई एक एसिडिटी का या पेट को फास्ट करने वाली दवाइयां जो आती हैं, उस कैटेगरी की दवाइयां कुछ को लगातार समय कुछ लें, 2-3 महीना, उसके बाद धीरे धीरे बंद करने की कोशिश करें उनको। ये हमारा यूजुअल प्रोटोकॉल होता है सिचुएशन में। ठीक है, हम लगातार दवाई नहीं देना चाहते हैं। हमारे साथ और भी कॉलर्स जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि आप सवाल पूछिए। हेलो जी पूछिए आवाज। सर, मैं सुभाष बोल रहा हूँ गोरखपुर यूपी से। तो डॉक्टर साहब, हमारा पेट साफ नहीं होता है, 10 साल से बड़ा परेशान हूँ। पेट के लैट्रिन सफा नहीं होती है और पेट खुला रहता है, हरदम पेट साफ नहीं होता है। रविंद्र जी जवाब दीजिए। हाँ, इन्होंने बताया कि इनको जो गैस उनकी है 10-15 साल से बन रही है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट है। आई थिंक इनकी एज कितनी है? हेलो, हाँ, इनका उम्र कितना है इनका? खैर, इनको अगर ऐसा प्रॉब्लम है, बात पूरी कीजिए सर। हाँ जी, तो इनको अपने खाने में थोड़ा हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। यू शुड टेक लॉट ऑफ वाटर्स। और अगर रात में सोते समय ये इसबगोल की जो नेचुरल फाइबर है, जैसे इसबगोल की भूसी आती है, अगर उसको गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लेंगे, ठीक है, और सुबह नियमित व्यायाम करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इनकी जो गैस बनती है वो किस चीज से आराम होता है इसको, क्या मतलब परसिस्टेंट बना रहता है ना? और इनको एक अपना डेफिनेटली एक अल्ट्रासाउंड डेफिनेटली कराना चाहिए टू रूल आउट गॉलस्टोन तो नहीं है इनको। क्या इनको बहुत ज्यादा डकारे तो नहीं आती? अगर ऐसा है तो इनको एक अपर एंडोस्कोपी करानी चाहिए। कई बार स्टमक में छोटे-छोटे अल्सरेशंस हो जाते हैं, दैट आल्सो कैन लीड टू एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको अपना, अगर प्रॉब्लम क्रॉनिक है तो इनको अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उससे पहले फ्लूइड का इंटेक बढ़ाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। और रात को सोते समय डेफिनेटली नेचुरल फाइबर जैसे इसबगोल हस्क है वो गर्म दूध या गर्म पानी के साथ 2 चम्मच लेना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ ममता भी जुड़ गई हैं। पूछिए ममता, क्या सवाल है आपका? निशांत जी चाहूंगे आप जवाब देंगे। सर, मेरे 4 सालों से प्रॉब्लम है, बहुत गैस बन रहा है और दाहिनी साइड में दर्द है पेट में। निशांत जी, सवाल है कि काफी समय से गैस बन रही है, काफी समय से परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है और राइट साइड पे दर्द। हाँ मैम,
दिस इज़ वन ऑफ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हमें ओपीडी में मिलता है, गैस बन रही है। अब टेकिंग दिस थिंग इन दिस मीडिया इन दिस फोरम, आई लाइक टू से कि इट्स अ वेरी नॉन स्पेसिफिक थिंग। गैस बनना हर इंसान के लिए अलग चीज़ है। किसी के लिए रिफ्लक्स होना, ऊपर आना, एसिडिटी होना, गैस बनना है। किसी के लिए ऊपर पेट का फूलना, गैस होना है। किसी के लिए नीचे से निकलना, गैस होना है। किसी के लिए दबाने पे डकार आना, गैस होना है। अब आपने जो प्रश्न पूछा मैम, उसके साथ मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता अच्छे से। जिस तरीके से समझ पा रहा हूँ आपके जवाब को, उसमें ये है कि मुझे गैस हो रहा है, राइट साइड पे दर्द है, तो मैं मान सकता हूँ कि शायद आपको राइट साइड पे फुलावट रह रही है और आपको दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द और ऐसी चीज़ आपके किस भाग में ज़्यादा है, उसके ऊपर इसकी लोकलाइजेशन आएगी। अगर आप ऊपर की तरफ पेट में बोलेंगे कि दर्द हो रहा है राइट साइड पे, तो कहाँ लोगों को भारीपन सा कॉन्टिन्यूस केवल के फैटी लिवर डिजीज़ या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम की वजह से भी लग सकती है। उसके बाद नीचे की तरफ अगर रह रही है बीच में, तो अगर कब्जियत रह रही है, आंतें ढंग से साफ़ नहीं हो रही, फुलावट रह रही है, तो उसकी वजह से हो सकती है। और बिल्कुल नीचे पाँव के आसपास रहती है और वहाँ रहती है, तो बड़ी आंत के नीचे वाले भाग में या अपेंडिक्स वाले एरिया की स्वेलिंग के अंदर भी आपको ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। जितनी आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी मैम, उसके ऊपर मैं आपको इन्हीं चीज़ों पे लेके जा सकता हूँ। ठीक है, साजिद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूछे साजिद, क्या सवाल है? हेलो मैडम, GID प्रॉब्लम है। खाने के टाइम पे हमेशा खांसी आती है, कुछ भी चीज खाओ खांसी दम आती है, बहुत जोर से ठसका लगता है, ऐसा होता है। नीरज जी, जब भी कुछ खाते हैं तो अचानक से खाते समय खांसी आती है, बहुत तेज धसका लगता है। इसका मतलब है कि ये जो कारण होता है कभी कभी खांसी आने का खाने के बाद, वो कुछ लोगों में एसिड रिफ्लक्स की वजह से होता है। एसिड रिफ्लक्स का मतलब जब हम खाते हैं तब तो हमारा वॉल्व होता है एक नीचे, जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में होता है, वो कुछ लोगों में टाइम के साथ ढीला हो जाता है, उसकी वजह से एसिड ऊपर आने लगता है। एसिड ऊपर आते आते कभी कभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है कि वो ऊपर आने के साथ साथ जो हमारे सांस के रास्ता होता है उसमें इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से बहुत बार खांसी आ सकती है। तो इससे कैसे क्योर किया जाए? सबसे पहले ये डायग्नोसिस करना, उससे उनसे पूछना किस किस खाने से ये प्रॉब्लम होता है, उस खाने को अवॉइड करना फर्स्ट है। अगर आपका मोटापा ज़्यादा है, उन लोगों में ऐसा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको वज़न कम करना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और थर्ड, ये समझने के लिए एंडोस्कोपी करके भी कभी कभी देखना पड़ता है कि किस तरह का एसिड का प्रॉब्लम है, वॉल्व कितना कमज़ोर है। नेक्स्ट स्टेप होता है सबसे पहले लाइफस्टाइल सही करना, सेकंड मेडिसिन से कुछ आराम करना, थर्ड आपको इन चीज़ों से भी आराम नहीं होता तो एक सर्जरी होती है जिसमें हम वॉल्व को टाइट कर देते हैं। वो लास्ट ऑप्शन होता है अगर आपके दूसरे चीज़ें आप अपने आप टाइम के साथ सही कर पाते हैं तो। ठीक है, अब असित अरोड़ा जी, आपकी ओर रुख करते हुए सवाल लेना चाहूँगी आपसे। देखिए, जिस तरह से अगर हम आज के कंडीशन की बात करें तो मैंने जिक्र भी किया कुछ देर पहले कि 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। बट ये नॉर्मल एसिडिटी की प्रॉब्लम किस कंडीशन में बहुत ज़्यादा गंभीर बन जाती है? आखिर मेडिसिन, देखिए अगर आपको हल्का दर्द भी हो रहा है या हल्की गैस है तो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन मेडिसिन लेते लेते भी एक समय आता है जब लोगों को ये एक गंभीर, एक सीवियर तौर पर ये प्रॉब्लम लोगों के अंदर देखी जाती है। तो ये क्या कंडीशन होती है, ये कैसी सिचुएशन होती है, जरा ये भी समझना चाहूँगी। तो देखिए, एसिडिटी जो आप बोल रहे हैं ना, वो बहुत ही वेग सिम्टम है, एक बहुत ही नॉन माफ स्पेसिफिक। कीजिएगा, रोक रही हूँ, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं चाहूंगी आप जवाब पूरा करें। राघव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूछिए राघव जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम नमस्कार। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, पूछिए। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि मुझे रोज दिन भर में 3 से 4 दफे लैट्रिन जाना पड़ता है, पेट साफ नहीं होता है और बाबा गैस बनती है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बताइए असित जी। तो देखिए, पहले मैं आपके जो कॉलर है उनके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर मैं आपके सवाल पे आऊंगा जो आपने पूछा था। अगर आपके जो भी आपकी बाउल हैबिट्स हैं, अगर उसमें कोई रिसेंट चेंज आया है तो वो एक बहुत सीरियस लक्षण हो सकता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मली अगर दिन में एक बार स्टूल पास करते थे और आप सडनली आप बोल रहे हैं कि अब मुझे दिन में 3-4 बार स्टूल पास करना पड़ता है, स्टूल का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो रहा है, या उसमें आपको ब्लड दिख रहा है, ये सब बहुत
किसी सीरियस डिजीज, अंडरलाइंग डिजीज को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप इस सिम्टम को इग्नोर ना करें, यू शुड सीक अ मेडिकल एडवाइस। आप एक अच्छे डॉक्टर से मिले, वो आपको एग्जामिन करेंगे क्लिनिकली, आपकी हिस्ट्री को डिटेल में असेस करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे जो बहुत बेसिक टेस्ट हो सकते हैं, लाइक आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना है, अल्ट्रासाउंड चेक करना है, टू कोलोनोस्कोपी डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज क्या है। तो ये सब चीजें जरूरी है। तो ये सिम्टम्स जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डॉक्टर निशांत भी बता रहे थे कि ये सिम्टम्स बहुत वेग सिम्टम्स होते हैं, ये बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। ये कोई बहुत ही ट्रिवियल सी डिजीज जो कि सिंपल इंडाइजेशन या इन्फेक्शन को भी यही सिम्टम्स होते हैं, और बहुत सिवियर डिजीज जैसे कि कैंसर में भी आपको यही सिम्टम आते हैं। तो जो आपका सवाल था कि किसी मरीज को गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो बहुत समय से मेडिसिन ले रहा है, आराम नहीं पड़ रहा है, तो ये अंडरलाइंग एक सिवियर डिजीज लाइक स्टमक कैंसर को भी बता सकती है। तो इस चीज को ट्रिविलाइज ना करें, इस चीज को सेल्फ मेडिकेट ना करें, आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लें। बहुत सिंपल टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको हम बहुत इफेक्टिवली इन बीमारियों को पकड़ सकते हैं, और अगर आप इनको सही टाइम पे डायग्नोज करें तो इसका बहुत इफेक्टिव इलाज भी पॉसिबल है। एक सीरियस बीमारी जैसे कि कैंसर को अगर आप टाइम से डिटेक्ट करें तो उसको क्योर भी किया जा सकता है। तो ये सिम्टम्स ऐसे नहीं है कि हम आप ब्रॉडली आप किसी को बोल सके कि साहब आपको ये एसिडिटी हो रही है तो आपको ये बीमारी है। हर इंसान के लिए एसिडिटी का इवैल्यूएशन जरूरी है, और उसकी तह तक पहुंच के कि वो किस कारण से ये सब हो रहा है, फिर उसका इलाज उसके हिसाब से किया जाता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जो मैसेज है वो ये रहेगा कि आप इन सिम्टम्स को खुद डायग्नोज करने की कोशिश ना करें, सेल्फ मेडिकेट ना करें अपने आप को। अगर कोई भी सिम्टम परसिस्ट कर रहा है कुछ दिनों या कुछ हफ्ते से ज्यादा, तो प्लीज एक एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। ठीक है, रविंद्र जी आपकी ओर रुख करते हुए सवाल लेना चाहूँगी। देखिए, एक हम लोगों के बीच जब बैठते हैं तो कई बार कहा जाता है कि आप ये चीज़ मत खाइए, एसिडिटी हो जाएगी, या उस चीज़ से बचिए, आपको एसिडिटी हो जाएगी। इसमें इस लिस्ट में कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, नॉनवेज का भी जिक्र हर बार किया जाता है कि अगर आप नॉनवेज चीज़ें खाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उसे डाइजेस्ट कर पाना पेट के लिए काफ़ी कष्टदायी होता है, इतना इजी नहीं होता है। ऐसे में नॉनवेज ओवर ईटिंग आपके लिए एसिडिटी की प्रॉब्लम बन सकता है। क्या ऐसा होता है या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बातें हैं? ऐसा है कि जो नॉनवेज चीजें बनती हैं आमतौर पर वो बहुत ज्यादा फ्राइड होती हैं, बहुत ज्यादा तेल में होती हैं। दूसरा, कुछ नॉनवेज जैसे मटन होता है, इसमें बहुत ज्यादा रेड मीट होता है, तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे कि जैसे व्हाइट मीट होता है, जैसे फिश होता है, दे आर इजी टू डाइजेस्ट, बट जो रेड मीट होता है दैट इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट। वो ज्यादा खाना डेफिनेटली नुकसानदायक होता है। और हमेशा आप कभी भी देखेंगे वो नॉनवेज चीजें हमेशा फ्राइड होती है, उसमें बहुत ज्यादा ऑयल, बहुत ज्यादा तेल मसाले बनते हैं, इसलिए दैट इज व्हाई दे आर नॉट वेरी हेल्दी। दूसरा, इनको लेने से प्रोलॉन्ग लेने से आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम जैसे बड़ी आंत का कैंसर, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो आपको वन हैज टू टेक इट इन लिमिट। और दूसरा, इनको प्रॉपर साफ करके, मेरे हिसाब से इसमें प्रॉपर हाइजीन की बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं होती है। तो यू हैव टू एंश्योर दैट दैट इज प्रॉपर्ली वॉश्ड, क्लीन बिफोर यू कुक इट, एंड यू शुड यूज इट इन मिनिमल ऑयल, एंड कम से कम मसाले में अगर बनाएंगे और लिमिट में यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तरुण जी आपसे ये जानना चाहूँगी, देखिए हमारी दादी हो या हमारी मम्मी हो, कई बार ऐसा होता है फैमिली में, हमने खाना खाया उसके बाद वो बहुत मतलब थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक ग्लास पानी में नींबू तुरंत निचोड़कर उसे पी लेते हैं। ये कहते हैं कि इससे एसिडिटी नहीं होगी, इससे खाना आराम से पच जाएगा। तो क्या वाकई ऐसा भी कुछ होता है? क्या ये एक तरीका, ये एक उपाय काम आता है? इस बारे में मैंने पहले भी एक इशारा किया था। नींबू और सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू, नाशपाती, ये पाइनएप्पल, ये सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स होते हैं। ये एसिडिटी की समस्या आपकी बढ़ाएंगी ओवर द लॉन्ग टर्म। अगर आपको एसिडिटी है और रात में बार बार छाती में जलन की वजह से आपको उठना पड़ रहा है, तो मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप नींबू या किसी भी सिट्रस
कि ड्रग फ्रूट्स का सेवन करें, स्पेशली रात के समय में। तो सर जब इनो का भी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी नींबू का इस्तेमाल किया जाता है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसे सजेस्ट किया जाता है? हाँ, मेडिकली हम कभी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाली चीजें या सिट्रस फ्रूट, इन चीजों को अवॉइड करने के लिए ही बोलते हैं अगर आप एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या से परेशान हैं। ठीक है। निशान जी देखिए, आज जब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सी बातों का जिक्र किया जा रहा है कि आप ये खाइए और ये मत खाइए, चाहे आप वेज की बात कर लें, नॉन वेज की बात कर लें। ऐसे में अगर सारी ही चीज़ें अवॉइड करने लगे, अगर हम ये सोचें कि सिर्फ घर का ही खाना खा के जीवन यापन कर लेंगे, तो इतना ईजी तो है नहीं। कहना आसान लगता है लेकिन कर पाना उतना ही मुश्किल लगता है। तो अगर हम बाहर की चीज़ें भी खाते हैं तो भी हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हमारे लिए काफी ज्यादा गंभीर ना बने? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज गोना बी अल्टीमेट क्रक्स यही आएगा कि डिसिप्लिन रखें अपने आप के साथ। द आंसर विल बी इन डिसिप्लिन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी बाहर वाली तो मैंने पकड़ के इतनी सारी खा ली, या मैंने पेट भर के खूब सारा खा लिया और कभी मैं इतने समय तक खा ही नहीं रहा। आपको अपने पेट के साथ भी थोड़ा डिसिप्लिन में रहना होगा। नियमित समय पे थोड़ा थोड़ा करके सेवन करते रहें। जब भी आप बाहर खा रहे हैं तो अपना पेट भर के ना खाएं। कोशिश करें कि आप अवॉइड करें कि ज़्यादा फ्राइड एंड फैटी चीज़ें ना लें। दूसरा मेरा एडवाइस इसी मीडियम पे रहेगा कि जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या हम कहीं ऐसी जगह शादी वगैरह में खा रहे हैं, तो एक बेसिक रूल रखें कि जिस चीज़ को हम हेल्दी मानते हैं, कि हम कहते हैं सैलड बहुत हेल्दी है, दही बहुत हेल्दी है, फ्रूट्स बहुत हेल्दी हैं, सो मैं कहूँगा कि ऐसी क्राउडेड स्पेसेस पे चीज़ें कम खाएं। जब आप इस समय बारिश के मौसम में जा रहे हैं या आप गर्मी के मौसम में रह रहे हैं जिसमें चीज़ों के, क्रीम्स के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप बाहर जाके कभी ये चीज़ें ना खाएं। बाहर जाके आप पफ्स लेने की कोशिश करते हैं या पनीर पफ, पैटी ये खाने की कोशिश करते हैं, मेरा एडवाइस उन चीज़ों को भी ना खाने के लिए है। क्योंकि कोई भी जना आपके लिए, जो आप छोटी छोटी शॉप्स में देखेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही बेकरी से बन के सबके पास आ रहा होता है। उसकी कैसी स्टोरेज है, कौन उसको रख रहा है, उसका यूज़ हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। शादी में आप जा रहे हैं, 500 लोग हैं, आपके लिए सैलड फ्रेश नहीं काटने वाला कोई, फ्रूट वो इमीडिएटली आपके लिए वहाँ खड़े होकर नहीं काटने वाला वो चीज़। तो उसी चीज़ को जब काट के स्टैक करके रखा जाएगा या अनकुक्ड फूड होगा, उससे आपको पेट खराब होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। ठीक है नीरज जी, बीइंग अ डॉक्टर इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट टू ईट और नॉट, बट जब हम बात नॉर्मली करते हैं, जैसे हम हो गए या हमारी फैमिली के लोग हो गए, जब हम कुछ खाते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि ये चीज़ हमें नुकसान पहुंचाएगी या ये चीज़ फ़ायदा पहुंचा सकती है। लेकिन कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई, उस दौरान कुछ ऐसा उन्होंने पर्सनली अपने लेवल पे इनटेक कर लिया जिससे लोगों की जान तक चली जाती है। तो ये किस कंडीशन में होता है, और अगर कभी ऐसा हो रहा है तो कौन सी सबसे हाईली रेकमेंडेड चीज़ें हैं आपकी तरफ से जो हमें बिल्कुल लेनी ही नहीं है, अवॉइड करना है? देखिए, जैसे अभी तक बात चल रही है, एसिडिटी एक वेग सिम्टम है। हाँ। एसिडिटी का कभी कभी सबसे पहले जो इवैल्यूएशन होना चाहिए, सबसे पहले हम आजकल देखते हैं कि पेशेंट को एसिडिटी की वजह से छाती के निचले वाले हिस्से में दर्द होता है या गैस बनती है, वो बहुत बार कार्डियक प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। और हम सोचते रहते हैं कि ये एसिडिटी है, गैस है, और हम कुछ पेन किलर खाने की कोशिश करते हैं, कोई इनो लेने की कोशिश करते हैं, उनसे वो सही नहीं होने वाला। और इनफैक्ट अगर वो कार्डियक प्रॉब्लम है तो कार्डियक प्रॉब्लम में जो फर्स्ट 1 आवर होता है वो बहुत गोल्डन आवर होता है। उसमें हमें एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटल पहुंच के इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम पेशेंट की जान की नौबत आ सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ गैस और एसिडिटी समझ के हमें उस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसका इवैल्यूएशन के लिए अपने हिसाब से इलाज नहीं स्टार्ट करना चाहिए। बहुत जल्दी, जितना जल्द हो सके हमें हॉस्पिटल में पहुंच के उस इमरजेंसी में जाके ईसीजी और बेसिक टेस्ट कराने चाहिए, ताकि हमें ऐसी बीमारियां पहले एक्सक्लूड हो जाए। उसके बाद एसिडिटी, गैस, इन सब का इलाज कराना बहुत आसान है। बिल्कुल। संदीप हमारे साथ जुड़ गए, हमारे कॉलर। पूछिए संदीप, क्या पूछना चाहते हैं आप? चलिए, उनसे संपर्क फिलहाल टूट चुका है। देखिए, और रविंद्र जी, आपकी तरफ बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगी, नीरज जी ने जो एक सवाल
उठाया है, बहुत सही बोला उन्होंने कि आपको सही समय पे ये प्रिडिक्ट करना होगा कि आप किस चीज़ से ग्रसित हैं। ये कार्डियक अरेस्ट के लक्षण हैं या फिर गैस के लक्षण हैं। इसके लिए भी बहुत कम शब्दों में मैं आपसे जवाब चाहूँगी कि आखिर हम इसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने घर में रहते हुए, क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाना, क्योंकि घर में मैंने अपने खुद ये चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस की है। मैडम, आमतौर पे जो गैस्ट्राइटिस का पेन होता है वो अपर एब्डोमेन में होता है, और दूसरा इसमें एक जलन जैसा होता है या फिर इट्स लाइक क्रैम्पी पेन। जबकि जो कार्डियक वाला पेन होता है वो ऐसा होता है जैसे किसी ने आपको जकड़ लिया है और आप लाइक दे से दैट यू कांट सी क्लीनिंग ऑन द पॉट, ऐसे इतना ज्यादा तकलीफ होती है। तो दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेन व्हिच इज यूजुअली वेरी सिवियर। तो और दूसरा वो बैठे बैठे नहीं, आमतौर पे अगर थोड़ा सा आपने स्ट्रेन किया, थोड़ा एक्सरसाइज किया, थोड़ा उससे ज्यादा पड़ता है। यूजुअली वो बैठे बैठे रेस्ट में नहीं होता आमतौर पर ऐसा नहीं है कि आमतौर पर नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको डेफिनेटली हार्ट वाली प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम भी है ना हो सकती। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, आपको बहुत ज़रूरत है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपको ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो आप तुरंत जाकर अपना चेकअप कराएं, तुरंत जाकर डॉक्टर से सजेशन आप ज़रूर लें, और जो मेडिसिन्स आप लें वो मेडिसिन्स वही लें जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं। आप अपने आप से अपने घर में बैठकर खुद के डॉक्टर बिल्कुल भी ना बने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही एसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, अपनी बॉडी से दूर रख सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जंक फूड ना खाएं और हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। नमस्कार।